हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपकी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की सीरीज शुरू की थी, जिसमें मैं आपका बाल विकास का क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ। बाल विकास के आपके 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए थे और उसमें जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी की मैंने आपकी क्लास करा दी है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। आप सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्नों को वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। रही बात आपका आज का पेपर, तो आज मैं आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी कि आपका पेपर 2 कराने जा रही हूँ, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न पत्र रहने वाला है 2016 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। पहला प्रश्न है आपका, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? क्लॉर्क का, केपी पांडेय का, बीएफ स्किनर का या फिर एनएल गेज का? इम्पॉर्टेंट कथन है, स्टार बना दिया मैंने इस पे, ध्यान रखिए इसको। किसका कथन है ये? तो शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन बताया गया है। किसका है? बीएफ स्किनर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रमुख अर्थ है मार्ग प्रदर्शन, सिखाना तथा सूचना देना, प्रेरित करना, क्रियाशीलता व संबंध स्थापित करना, उपरोक्त सभी। तो देखो, मार्ग प्रदर्शन करना भी, सिखाना भी और सूचना देना भी अर्थ है। शिक्षण में आपका प्रेरित भी करेंगे, लेकिन वो इनडायरेक्टली होगा, ठीक है। क्रियाशीलता, संबंध, ये सब इनडायरेक्टली होंगे। जो मुख्य या प्रमुख अर्थ यहाँ पर पूछा गया है शिक्षण का, तो प्रमुख अर्थ हमारा हो जाएगा सिखाना, ठीक है, मार्ग प्रदर्शन करना। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मार्ग प्रदर्शन करना और सिखाना, ठीक है। शिक्षण का अर्थ प्रेरित करना नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि टीचर बच्चों को मोटिवेट करता रहता है, वो इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन शिक्षण का अर्थ ये नहीं है। अगला आपका प्रश्न क्या है? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है जीव विज्ञान पर, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर या बाल मनोविज्ञान पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होगा आपका पक्का। पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है ये आधारित है गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला आपका प्रश्न है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषा और नियमों से नहीं। यह परिभाषा दी है पेस्टोलॉजी ने, जॉन डीवी ने, रूसो ने या फिर अरस्तु ने। छात्र की शिक्षा सर्वथा स्थूल चीज़ों से हो, तथ्यों से हो और जो शब्द हैं या फिर नियम हैं इनसे ना हो, यह कथन आपका दिया गया है पेस्टोलॉजी ने। अगला प्रश्न है, प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण देना कहलाता है वैयक्तिक शिक्षण, समूह शिक्षण, सहभागी शिक्षण या दक्षता आधारित शिक्षण? तो अलग अलग शिक्षण दे रहे हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षण दे रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से शिक्षण दे, पर्सनली, एक तरीके से जैसे ट्यूशन होती है ना, एक बच्चे को ही वहाँ पर पढ़ाया जाता है, अलग अलग बच्चों को पढ़ा रहे, तो वो किस में आ जाएगा? वैयक्तिक शिक्षण में, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक शिक्षण। समूह शिक्षण तो क्लियर हो ही रहा है, एक ग्रुप में पढ़ाना। सहभागी शिक्षण में आपका क्या आ जाता है? सहभाग करते हुए, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों ही एक्टिव हैं, वहाँ पर सहभागी शिक्षण रहेगा। और दक्षता आधारित शिक्षण में क्या होता है? किसी एक चीज़ को लेकर बच्चों में दक्षता उत्पन्न करना, ठीक है, स्किल बेस्ड आपका ये टीचिंग रहेगी। अगला आपका प्रश्न है, करके सीखने का सिद्धांत आधारित है, किस शिक्षण विधि पर आधारित है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डॉल्टन या फिर उपर्युक्त सभी? बताइए क्या किस पर है? तो करके सीखने का जो सिद्धांत है वो किंडरगार्टन पे भी आधारित है, सॉरी, करके सीखने का सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। तो देखो, इसमें किंडरगार्टन शिक्षण विधि भी आती है, मॉन्टेसरी में भी हम करके सीखने का सिद्धांत ही फॉलो करते हैं और डॉल्टन में भी करते हैं, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यहीं पर हम बात कर लेते हैं, किंडरगार्टन जो प्रणाली है वो किसने दी है? तो ये आपकी फ्रॉवेल ने दी है। मॉन्टेसरी प्रणाली की जो प्रतिपादक है या जन्मदाता बोल सकते हैं वो मारिया मॉन्टेसरी हैं, और डॉल्टन प्रणाली के जो है वो कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट, ठीक है। तीनों के याद रखना, आपको वापस से ये क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पर आपके ये काम आएंगे। किंडरगार्टन फ्रॉवेल की है, मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी, और डॉल्टन के जो है वो है कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? विज्ञान शिक्षण में सहायक सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण है। इन सभी के आंसर मुझे लगता नहीं कि मैं लिख देती हूँ, फिर भी कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न क्या था? विज्ञान शिक्षण में सहायक सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है, कहानी, प्रयोग प्रदर्शन, खेल या फिर व्याख्यान? तो विज्ञान में देखो, कहानी की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, खेल को एक हद तक हम मान सकते हैं। इसके बाद क्या है, व्याख्यान का भी विज्ञान में इतना उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं है कि हम लेक्चर ही दिए जा रहे हैं, व्याख्या करे जा रहे हैं, बच्चा क्या ही समझेगा। अगला यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रयोग प्रदर्शन, यानी कि प्रैक्टिकल के माध्यम से, और जब हम प्रयोगात्मक कार्य कराते हैं विज्ञान में, वैसे बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, प्रयोग करवाएंगे तो बच्चे और ज़्यादा रुचि लेंगे। तो विज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त विधि रहेगी प्रयोग प्रदर्शन। ठीक है, अगला है पर्यटन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है किसमें, भाषा शिक्षण में, गणित शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में या संगीत शिक्षण में। तो पर्यटन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कहाँ रहने वाली है, भूगोल शिक्षण में, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु। यहाँ क्या है, बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित में शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या रहेगा, बालक रहेगा। यहीं पूछते सी शिक्षक केंद्रित शिक्षा में कौन केंद्र बिंदु होगा, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में होते हैं शिक्षक केंद्र बिंदु। ये पहले के टाइम में होती थी। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन समय में कौन सी शिक्षण पद्धति यूज होती थी, तो वहाँ पर होती थी आपकी शिक्षक केंद्रित शिक्षा विधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, एक समय में एक से अधिक कक्षाओं में एक साथ शिक्षण व्यवस्था करना है बहुस्तरीय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण या सहभागी शिक्षण। एक समय में एक से अधिक कक्षाओं में, और जब हम एक से अधिक कक्षाओं में शिक्षण की व्यवस्था करा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा रहेगा बहुकक्षा शिक्षण। क्या रहेगा आंसर, बहुकक्षा शिक्षण, यानी कि ऑप्शन बी। 11th क्वेश्चन है छात्रों की त्रुटियों को जानकर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है बहुकक्षा शिक्षण, समूह शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण। बताइए क्या आंसर रहेगा, छात्रों की त्रुटियों को जानकर उनको दूर करना, ये आता है उपचारात्मक शिक्षण में। इसको ऐसे भी याद कर लो कि हमने त्रुटि जानी और उसका उपचार किया, उसको दूर किया, किस में आएगा, उपचारात्मक शिक्षण में। और त्रुटियों का पता लगाते हैं वो किस में आता है, निदानात्मक में आता है। ठीक है, पता लगाना आता है निदानात्मक में, और पता लगा के उपचार करना या दूर करना आता है उपचारात्मक में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है छात्रों की प्रशंसा करने के लिए, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, छात्रों को स्थायी ज्ञान देने के लिए या फिर छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए। तो प्रस्तावना कौशल का मुख्य जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण करने वाली समिति थी। बताइए क्या आंसर रहेगा, अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण करने वाली समिति थी दवे समिति, कोठारी समिति, संपूर्णानंद समिति या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अपेक्षित अधिगम स्तर का जो निर्धारण करने वाली समिति है वो है दवे समिति। सबसे पहले ये आई थी 1990 में। ठीक है, मतलब 1990 में आई थी। तब इसने कुछ विषय बताए थे प्राथमिक स्तर पर, और जो विषय बताए हैं उनको नोट कर लीजिए। प्राथमिक स्तर पर पूछा भी जाता है कि प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए कौन कौन से विषयों की सिफारिश की है, तो वो है आपका गणित, दूसरा है भाषा, और तीसरा है आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। अपेक्षित अधिगम स्तर की सबसे पहले बात कहाँ पर की गई है, तो आपकी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में, सबसे पहले वहाँ पर इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, कौन सी समिति ने सिफारिश की है, कौन सी समिति ने निर्धारण किया है सबसे पहले, तो वो आपकी थी दवे समिति। अगला आपका प्रश्न है टेलीविज़न सहायक सामग्री है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो टेलीविज़न में क्या होता है, दृश्य भी मतलब चित्र भी आते हैं और आवाज़ भी आती है, यानी कि कौन सी किस में आएगी ये, श्रव्य और दृश्य दोनों में ही आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए अल्प लागत की, बहुउद्देशीय, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप। तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए, अल्प लागत की भी हो, बहुउद्देशीय भी हो, छात्रों के मानसिक स्तर की भी होनी चाहिए, यानी कि आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न पत्र है 2017 का, सेम वैसा ही है। पहला प्रश्न आपका क्या है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन यह कथन है
कि मतलब ये कहा गया है कि शिक्षण जो है वो अधिगम के लिए दिया जाने वाला उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका कहा है? बर्टन, रायबर्न, एंडरसन या रेमंड? तो ये कथन आपका कहा गया है किसके द्वारा? बर्टन के द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट कथन है, तैयार करना इसको। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये आंसर बताया है। जो प्राचीन समय में शिक्षण पद्धति चलती थी वो कैसी चलती थी? शिक्षक केंद्रित। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का या परीक्षा का? तो अगर हम शिक्षण कर रहे हैं तो उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का। ऐसा ना हो कि हम पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चा को समझ ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, बोर हो रहा है, तो फिर पढ़ाने का हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, अभ्यास कार्य या फिर प्रश्न? तो शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का सबसे अच्छा माध्यम रहेगा शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या फिर शिक्षण सूत्रों पर? बताओ क्या आंसर रहेगा इसका कि शिक्षण विधियाँ किस पर आधारित रहती हैं? तो शिक्षण विधियाँ जो हैं वो आधारित रहेंगी शिक्षण सूत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं? जस्ट अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी, हेलन पार्क हस्ट या फिर हर्बर्ट? तो किंडरगार्टन के जन्मदाता हैं फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी हैं वो आपकी जो मॉन्टेसरी प्रणाली थी उसकी, हेलन पार्क हस्ट किसकी हैं? डॉल्टन पद्धति की, और जो हर्बर्ट हैं इनकी आई थी पंचपदीय प्रणाली। पढ़ी होगी आप लोगों ने अभी तो नहीं पढ़ी होगी शायद, जब आप आगे बढ़ेंगे सीटेट वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों पक्षों की होती है, यानी कि एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर? तो देखो जो उपयुक्त शिक्षण सूत्र है वो है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। अगर पहला वाला देखें तो ये बनेगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ऑप्शन हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वो शिक्षण सूत्र होता है, और ये वाला पूर्ण से अंश की ओर। इसमें करेक्ट रहेगा आपका सी ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछते हैं। जो भी शिक्षण सूत्र है उनको ढंग से और क्रम से याद कर लो, सीक्वेंस इसका पूछते हैं। जैसे अमूर्त से अमूर्त लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अज्ञात से ज्ञात लिख दिया तो गलत है, ज्ञात से अज्ञात सही है, ठीक है। आगे आपका बढ़ते हैं, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिणाम का सिद्धांत? तो आपका आंसर रहेगा परिणाम का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, नियोजन का भी होता है, रुचि का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है? रिपीट हुआ ना, अभी 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर या प्राणी विज्ञान पर? तो ये आधारित होता है गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है आपका, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? रिपीट हो रही है परिभाषा, देख पा रहे हैं, किसकी है? पेस्टोलॉजी की। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, भाषा शिक्षण में या नागरिक शास्त्र शिक्षण में? प्रयोग प्रदर्शन विधि किस में इंपॉर्टेंट रहेगी? प्रयोग प्रदर्शन विधि तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी विज्ञान शिक्षण में, ठीक है। प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा कहाँ इफेक्ट डालेंगे? विज्ञान में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति का विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या पर्यटन? सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति का विकास करना है तो क्या अच्छा रहेगा? सबसे ज़्यादा पर्यटन। जब पर्यटन पर लेकर जाएंगे तो बच्चा खुद ऑब्जर्व करेगा, उन छोटी छोटी चीज़ों को देखेगा और नोट करेगा, तो क्या है उसकी निरीक्षण जो शक्ति है वो विकसित होती रहेगी।
अगला है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बस घुमा के पूछा है। प्रस्तावना कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल या उद्देश्य कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, वेरी शॉर्ट में भी आता है ये क्वेश्चन। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? प्रस्तावना कौशल का, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा या समूह कार्य द्वारा। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किसके द्वारा करेंगे हम? कहानी के द्वारा। नेक्स्ट आपका पेपर है 2018 का, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो शिक्षण अधिगम का जो सिद्धांत है आपका वो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, प्रेरणा का सिद्धांत भी उसमें आता है और रुचि का सिद्धांत भी आता है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों में कौन सा नहीं आता? प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। ये शिक्षण प्रविधियों में आपकी आएगी। अगला है संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, ग्राही, संदेश, उपर्युक्त सभी। तो संप्रेषण में देखो प्रेषक भी घटक है, ग्राही भी है, संदेश भी है, 3 घटक होते हैं ना, यानी कि आंसर क्या रहेगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर। क्या पूछा है? श्रव्य दृश्य। तो देखो चलचित्र भी होते हैं, कंप्यूटर भी होता है, टेलीविज़न भी होता है, रेडियो नहीं होता। रेडियो किस में आएगा? केवल और केवल श्रव्य उपकरणों में आएगा, दृश्य इसमें कहाँ देखने को मिलेंगे। अगला है आपका भ्रमण प्रविधि के चरण हैं शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपर्युक्त सभी। तो भ्रमण प्रविधि के ये तीनों ही चरण हैं, शैक्षिक उद्देश्य का चुनाव भी है, पर्यटन स्थल का चयन करना भी है, पर्यटन स्थल के लिए सामग्री का चयन करना भी है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है इतिहास में, भाषा विषय में, विज्ञान में या नागरिक शास्त्र में। देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि किस में होगी? यानी कि प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके, प्रयोगात्मक कार्य से किस में सीख सकते हैं सबसे ज़्यादा? विज्ञान में। ठीक है, इतिहास भूगोल की बात करेंगे तो यहाँ पर पर्यटन विधि ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। अगला प्रश्न है आपका पाठ में प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत। क्या कर रहे हैं? पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, यानी कि क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही ना बार बार। आवृत्ति का मतलब क्या है? एक चीज़ को रिपीट करते रहना, बार बार उसका आना। तो ये किसका सिद्धांत हो जाएगा? आवृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। व्याख्यान प्रविधि, खेल प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने में सबसे उत्तम रहेगी हमारी कौन सी? खेल और गतिविधि आधारित प्रविधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, कहानी, कथन, वर्णन या उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण विधियों का आपका प्रकार में प्रश्नोत्तर प्रविधि भी आती है, वर्णन प्रविधि भी आती है, कहानी कथन भी आती है, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या प्रेरणा का सिद्धांत। तो बहुत ही इजी ऑप्शन दे दिए, यहाँ तो घुमा के पूछा भी नहीं है आपसे। ज्ञात से अज्ञात की ओर भी है, पूर्ण से अंश की ओर भी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी है और प्रेरणा का सिद्धांत ही नहीं है। ये तो शिक्षण सिद्धांत में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है ये किस पर आधारित है? तो ये आपका गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। याद रखना 2-3 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है आपका शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करते रहना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत कर रहा है? पूर्व ज्ञान पर क्या करना है? नए ज्ञान को आधारित करना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। बताओ क्या रहेगा आंसर?
पूर्व का ज्ञान यानी कि ये किस में आ जाएगा, ज्ञात में आ जाएगा। और नया ज्ञान जो क्या होता है, अज्ञात होता है। तो किस शिक्षण सूत्र में ये आ रहा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने को बोल रहे हैं। तो आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। समझ में आ गया ना। पूर्व ज्ञान जो ज्ञात है और हमें क्या करना चाहिए, उस पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यानी कि ज्ञात जो चीज़ें हैं उन पर अज्ञात चीज़ों को आधारित करो, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है। अगला आपका प्रश्न है, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या सहायक सामग्री से? कौन सी भावना विकसित करनी है, सहयोग की भावना। और सहयोग की भावना तभी विकसित होगी जब बच्चे क्या करेंगे, एक साथ काम कर रहे होंगे, यानी कि सहभाग कर रहे होंगे, समूह बन रहा होगा, ग्रुप बन रहा होगा। तो आंसर रहेगा समूह कार्य से, यानी कि ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा? क्वेश्चन आपका देखिए रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कहानी द्वारा। बच्चे में कल्पना शक्ति अगर विकसित करनी है तो कैसे करेंगे, कहानी के द्वारा। अगला आपका प्रश्न रहेगा, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट मुली का, आर.के. शर्मा का। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं ये जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन आपका दिया गया है रेमंड ने। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, उपर्युक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप भी क्रियाकलाप में क्या क्या करवाते हैं, अभ्यास कार्य भी कराते हैं, खेल और अन्य गतिविधि का आयोजन भी कराएंगे, समूह चर्चा भी कराएंगे, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, और संप्रेषण की क्रिया ही क्या है, द्विपक्षीय होती है। तो आपकी एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसमें। एक सेकेंड रुकिएगा, ये गलत हो रहा है क्वेश्चन। संप्रेषण के क्वेश्चन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। संप्रेषण की क्रिया द्विपक्षीय होती है, एक पक्षीय तो कभी हो ही नहीं सकती। करेक्शन करो, इसका आंसर क्या रहेगा, द्विपक्षीय आंसर रहेगा। और एक जगह और संप्रेषण आया था, उसको भी मैं करेक्ट करा देती हूँ। आपका कहाँ पर मिला था संप्रेषण का क्वेश्चन, संप्रेषण का घटक है वो, उसका भी आंसर आपका क्या रहेगा, द्विपक्षीय ही रहेगा। ध्यान नहीं दिया मैंने इस प्रश्न पर। हाँ, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी हमेशा कैसी होती है, द्विपक्षीय होती है, एक पक्षीय नहीं होती, ध्यान रखना। तो ये मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आंसर इसका करेक्ट करिए, क्या आंसर रहेगा, द्विपक्षीय इसका आंसर रहने वाला है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज। अच्छा, ये जो शिक्षण विधियां हैं आपकी शिक्षण सूत्रों पर ही आधारित रहती हैं, इसको भी ध्यान रखना। कौन कौन से शिक्षण सूत्र, जैसे आपका ज्ञात से अज्ञात। ये देखो, ऐसा नहीं कि अज्ञात से ज्ञात ठीक नहीं है, पर ये जो क्रम है इसका सही क्रम वो ज्ञात से अज्ञात ही है। ठीक है, तो पहला आपका ज्ञात से अज्ञात, दूसरा रहता है मूर्त से अमूर्त, तीसरा सरल से कठिन की ओर, चौथा पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, नेक्स्ट आपका रहेगा छठा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसके बाद सातवां आपका रहेगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, आठवां स्थूल से सूक्ष्म की ओर, नवा आपका रहेगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये 9 है आपके इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। आज बस आपका इतना ही रखते हैं। आपका लगभग 2016 से 2018 तक के पेपर हो चुके हैं आज। बाकी के जो आपके पेपर रहेंगे वो मैं अगली क्लास में आपका करा दूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर आपकी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।